अब हम अपने बुनियादी मौजू की तरफ आते हैं कि हाजिर खसारे के मुतल्लिक बड़ी बातें की जा रही थी साहब, हमने कंट्रोल कर लिया, हम सरप्लस में आ गए, अब क्या हुआ इसके बारे में भी बात करेंगे। और क्या पाकिस्तान की मईशत 21वीं सदी के लिए तैयार है। मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मारूफ मईशत दान है। वेलकम करता हूँ आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया अली भाई। मसला कुछ ऐसा है डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब कि मैं अपने जहन में सोच रहा था कि जब मैं मैट्रिक में था तो एक मजमून लिखने दिया हमको, बोला पाकिस्तान और 21वीं सदी। तो हमने अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें लिख दी, ऐसा होगा पाकिस्तान, वैसा होगा पाकिस्तान, पाकिस्तान में बुलेट ट्रेनें चलेंगी, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आ जाएगी, किसान खुशहाल हो जाएगा, एक ज़माने में कहते थे कराची हांगकांग बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमने सब कुछ लिख डाला और पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में सबसे ऊपर आ जाएगा। तो इस मुतल्लिक थोड़ी सी अपनी राय दें, फिर माशी मौज़ूआत पे आपके साथ गुफ्तगू करता हूँ। जी वो आपने बड़े अच्छे से तरीके से एब्स्ट्रैक्ट किया सारी चीज़ों को। वो मेरे ख्याल में जो हम मैट्रिक में पढ़ते थे और मजमून के अंदर चीज़ें हमने सारी अपने ख्वाब लिखे थे, मुझे तो नहीं लग रहा कि उसमें से कोई भी ख्वाब हमारा पूरा हुआ हो बेसिस्टे कौम। तो हमने ये भी कहा कराची को सिंगापुर बना देंगे, हमने ये भी कहा जी पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर बनेगा, 2008 में हमने ऐलान भी कर दिया था। उसके बाद फिर हमने दावे किए जब हम मुल्क के अंदर, अभी कल की खबर है कि मुल्क के अंदर जरी इनकलाब लेके आएंगे, क्योंकि 1000 के करीब ग्रेजुएट हैं वो चाइना से एग्रीकल्चर साइंसेज जो है उसके अंदर वो ग्रेजुएट होकर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, जैसे पहले मैंने आपसे बात की थी कि वो मुल्क जहाँ पे 150 जिनिंग फैक्ट्रीज नॉन प्रोडक्टिव या नॉन फंक्शनल हों, जहाँ पे 400 से ज्यादा कार्टन फैक्ट्री जो बंद पड़ी हों या बंद होने के करीब हों, और गवर्नमेंट जो जिस तरह के पैकेजेस देती है और वो पैकेजेस इस तरह के होते हैं कि वो उससे ना तो कोई फायदा होता है और ना ही कह लें कि वो जो हमारी फैक्ट्री या वेंटिलेटर के ऊपर हैं उनको कुछ इतना सांस मिले कि वो अपने आप को रिकवर कर सके। और बाकी दावे जो हैं वो हम करते हैं। और देखें, एक बड़ी पुरानी बात अक्सर औकात हम प्रोग्राम के अंदर करते हैं कि कोई बंदा कार की बात नहीं करता, वो किसी एक महीने में किसी वजह से हमारा करंट अकाउंट खसारा जो कम हो जाता है, सरप्लस में चले जाते हैं, हम जहाँ वो ढोल पीटते हैं, जब फिर खसारा आ जाता है फिर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं। जिस मुल्क में वज़ीर खजाना ये कहे कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करनी चाहिए, मुझे बताइए वो रिफॉर्म्स आपने करनी है, मैंने करनी है या आम लोगों ने करनी है? वो रिफॉर्म जो तो गवर्नमेंट ने करनी है। तो मिनिस्टर का काम जो चीख के हमें बताना है या हमें कुछ करके दिखाना है। तो जो चीजें मुझे लग रही हैं कोई 21वीं सदी के बारे में जो हमने लिखा था वो शायद हमारे ख्वाब थे। बाकी जो हुकामे बाला हैं वो अपने हिसाब से चीजों को देख रहे हैं, उनको अपनी पावर चाहिए, उनको अपना प्रोटोकॉल चाहिए, उनको अपनी अयाशी चाहिए। तो आप देखें कि अब जनवरी शुरू तकरीबन खत्म हो गया, अब होने वाला है। तो अभी पहला महीना है 2026 को, उसमें 1.2 बिलियन का खसारा आप लेके बैठ गए हैं। तो क्या हम जो प्रोडक्शन साइड है उस पर जाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम ये सोच रहे हैं कि जो कास्ट एफिशिएंसी उसके ऊपर काम करें, जो इनपुट्स उनकी प्राइसेस को डाउन करें, बिजली सस्ती करें, इंटरेस्ट रेट कम करें, मुल्क के अंदर एक फेवरेबल एनवायरनमेंट जो है इन्वेस्टमेंट के लिए बनाएं ताकि प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर हम तवज्जो करें, प्रोडक्शन हो। मुझे बताएं, जब तक आप प्रोडक्शन को तवज्जो नहीं देंगे, जो आपका पोटेंशियल एग्रीकल्चर सेक्टर का है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, उसको आप यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो ये करंट अकाउंट खसारा जो है इसके ऊपर कैसे काबू पाएंगे? नहीं, बात तो हर कोई करता है, सियासी इनकलाब की बातें करते रहते हैं, माशी इनकलाब की कोई बात नहीं करता। देखें, आपके मुल्क को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो माशी इनकलाब की है। और मैं आपको बताऊं, ये ग्रास रूट से शुरू होगा। इसमें ना सिर्फ एग्रीकल्चर होगी, इंडस्ट्री होगी, आईटी होगी, मेरे ख्याल से इट नीड्स टू बी कॉम्प्रिहेंसिव। आप चीन का उस दिन आपसे डिस्कस किया था, चीन बाकायदा अपना 10 साला मंसूबा बनाता है, फिर देन स्टिक्स टू द प्लान, और उस 10 साला मंसूबे को पूरा करने के लिए एक 5 साला मंसूबा बनाता है, और उस 5 साला मंसूबे को पूरा करने के लिए एक सालाना मंसूबा बनाता है, और फिर जब सालाना मंसूबा भी बना लेता है उसके बाद ओवरसाइट कमेटियां बनाता है। एक नहीं बनाता, बहुत सारी ऐसी जो है वो वर्किंग कमेटीज़ बनाता है जो उसको ऑब्जर्व करती हैं। उन कमेटियों के अंदर मईशतदान भी बैठते हैं, ब्यूरोक्रेट भी बैठते हैं, उनके अपने सियासतदान भी बैठते हैं, अवामी नुमाइंदगान भी बैठते हैं, और उसके साथ साथ पढ़े लिखे अफराद जो इससे मुंसलिक हों वो भी बैठते हैं। फिर मैंने सुना है, पता नहीं मैं शायद गलत हूँ, आप मेरी इस्लाह कीजिएगा, आप चीन जाते भी रहते हैं, शायद वहीं पर काफ़ी वक्त भी गुजारते हैं, तो बात यह है कि फिर सालाना बुनियादों के ऊपर ये चेक भी करते रहते हैं कि हम राइट पाथ पर हैं या नहीं, उसके लिए करेक्टिव मेजर भी लेते हैं।
और पूरा एकेडमिकली करते हैं, एक एक चीज़ को लिख कर बताते हैं कि साहब आज हमने ये अचीव किया, कल हम ये अचीव करेंगे। आपके यहाँ ये वाली चीज़ कहाँ है? आपने 5 साला मंसूबा बनाया, 10 साला मंसूबा बनाया, अमल दरामद कितना हुआ? जी देखिए, मनसूबे तो हमने 30 साल की बात भी करते हैं, 20 साल की बात भी करते हैं, 10 साल की बात भी करते हैं, 5 साल की बात भी करते हैं, फिर एनुअल बात भी करते हैं, फिर छिमाही 6 मंथ बेसिस पूरी बात करते हैं। और हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट्स भी बैठते हैं, हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस भी बैठते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो भी बैठते हैं, मिनिस्टर्स भी बैठते हैं, कैबिनेट्स होती हैं, मीटिंगें होती हैं, कमेटियां हैं, सारा कुछ है। बट जो लैक है वो इस चीज का है कि हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन नहीं कर रहे। चाइना में बात इस तरह से है कि वहाँ एनुअल प्लान के बाद वो 6 महीने का प्लान उसको उसी एनुअल को उसकी प्रोग्रेस चेक करने के लिए उस बैठते हैं, फिर वो मंथली बेसिस पर बैठते हैं, इवन के वीकली बेसिस पर बैठते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उसको अपनी जिम्मेदारी समझ के ऑनेस्ट तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ तो वो चीज है ही नहीं ना। अब देखें, एक मिनिस्टर जो है उसका काम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को सजेशन देना। उसका काम ये नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहे हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत है। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो जरूरत है पिछले 10 साल से आप भी सुनते आ रहे हैं, मैं भी सुनता हूँ, 4 साल तो मुझे हो गए हैं आपके साथ प्रोग्राम करते हुए। और अगर आपको याद हो तो सबसे पहले मेरे साथ बात मैंने की थी कि पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जहाँ कास्ट एफिशिएंसी के ऊपर काम नहीं हो रहा। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या कोई बंदा इस बात को ओन करेगा? मेरा नहीं ख्याल कि ओन करेंगे। उसकी वजह यह है कि जब वो आपका अपना जाती मुफाद जो होता है कौमी मुफाद के ऊपर हावी हो जाता है या उसको प्रायोरिटी देते हैं तो फिर बाकी सारी चीजें पीछे रह जाती हैं आपकी। ये आपने जो बात की है, इसी पस मंज़र में एक और बात भी करता हूँ। पाकिस्तान के यहाँ 2 बड़े प्रोग्रामात भी बने, काफ़ी कम्प्रिहेंसिव हैं, और हमारे नारोवाल के ही हैं वज़ीर, उन्होंने तरतीब दिए थे। उसमें से एक था प्रोग्राम 2010, उसके बाद तो खैर हुकूमत गिर गई थी, दूसरी हुकूमतें आती नहीं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान ने बहुत माशी तरक्की की, लेकिन प्रोग्राम 2010 पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। फिर उसके बाद बना प्रोग्राम 2025। प्रोग्राम 2025 के अंदर मेरे ख्याल से जो चीज़ें तय हुई, तब से अब तक मेरे ख्याल से 7 साल से ज़्यादा हुकूमत में रहे हैं वो, तो तकरीबन लेट्स से 6 to 7 ईयर्स उनके पास हुकूमत रही। प्रोग्राम 2025 आपने भी सुना होगा, कितनी पेशरफ्त हुई और P&D डिपार्टमेंट का कितना अहम काम है, इस बारे में भी हमें बताएं। देखिए, वो प्रोग्राम तो हम ये भी सुनते थे कि CPEC है, ये गेम चेंजर है। फिर 2010 का जो प्रोग्राम था उसको भी हमने गेम चेंजर का नाम दिया। फिर हमने ये 2025 का जो प्रोग्राम था इसको भी हमने गेम चेंजिंग का नाम दिया। फिर हमने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम शुरू किया, इसके अंदर भी हम कह रहे हैं गेम चेंज हो जाएगी। अब पता नहीं कौन सी गेम है जिसको ये चेंज करते फिर। मैं ये कहता हूँ कि आप देखें, जब आपने अपने तनख्वाहें बढ़ानी हो तो पूरे का पूरा पार्लियामेंट बैठ जाए तो उसका इजलास होता है। जब को आपका सियासी काम हो तो सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं। जब कोई इनके अपने मुफाद की बात हो तो सारे जो है रात को भी पार्लियामेंट खुल जाए। तो एक ऐसा इजलास क्यों नहीं बुलाते जिसमें ये तय करें भाई गवर्नमेंट जिसकी आए जिसकी मर्जी जाए, उस चीज का इफेक्ट जो है जो 10 साल का इकोनॉमिक प्रोग्राम हम मुल्क के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर नहीं आना चाहिए, बल्कि प्रोग्राम नहीं रुकना चाहिए। अच्छा, आपका जब चीन में जब 10 साल का प्रोग्राम आता है तो उस 10 साल के प्रोग्राम के लिए मेरे ख्याल से 10 साल तो वो प्लानिंग करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ गुफ्तो-शनीद करते रहते हैं, फिर उसको अपने जो उनका पार्लिमान है जो वहाँ पर उसको लेकर आते हैं। बहुत सारी चीज़ें पहले से तयशुदा होती हैं, लेकिन फिर भी सारे जितने उनके नुमाइंदगान होते हैं उन सबको आगाह करते हैं, अखबारों को बुलाते हैं, उनको बताते हैं, टीवी को बताते हैं भाई अगला 10 साल का प्लान हमारा ये है। हमारा 10 साल का प्लान क्या है, क्या हमें सबको बताने की जरूरत नहीं है? देखिए, जरूरत है, लेकिन बात ये जिस मुल्क की चाइना के एग्जांपल दे रहे हैं वो अगर ये इस प्लान को अनाउंस करते हैं या सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठा करते हैं, इसका मतलब ये है कि उनके पॉलिटिशियन जो है वो तैयारी करके बैठते हैं। हमारे यहाँ लोग तैयारी नहीं करते, हम तो अपडेट ही नहीं है। तो जब आप तैयारी नहीं करेंगे, आप अपडेट नहीं होंगे, तो फिर आप सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा कैसे करेंगे? अब सारे स्टेक होल्डर जब इकट्ठा करेंगे, वो कोई भी आपका प्लान होगा उसके बारे में आपसे क्वेश्चन करेगा, आपसे जस्टिफिकेशन मांगेगा, आपकी मोटिवेशन जो वो मांगेगा। तो हम क्या करते हैं कि बजाय कि सिचुएशन वहां तक पहुंचे, किसी को हम जवाब दे हों, तो हम वो चीजों को खुद ही डिस्कस करते रहते हैं। और जब तक आपकी तैयारी नहीं होगी, जब तक वजीर जो है उसको अपनी वजारत के बारे में अलफ बे ते से सारी जब उसका पता नहीं होगा, मुझे बताएं कि वो एक आम आदमी जो वो भी अगर सिंपल सा सवाल कर लेगा तो उसका भी जवाब नहीं दे पाएगा। अच्छा, जैसे कुछ कॉमन नंबर्स को लेते हैं, पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ फिर दोबारा कुछ अरसे के बाद एक इकोनॉमिक सर्वे आएगा, उसमें एग्रीकल्चरल ग्रोथ का एक नंबर आ जाएगा, सर्विसेज का एक नंबर आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग का एक नंबर आ जाएगा। फिर हम उन नंबर्स को लेकर उन पर बहस शुरू कर देंगे।
लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, डू वी एक्चुअली सिट डाउन to set targets for ourselves in each and every sector along with action plan? जैसे आपने कहा कि पॉलिटिशियंस तो चलो नहीं कर सकते, लेकिन टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट कहीं बैठकर ये प्लान करें कि साहब ये हमें टारगेट्स अचीव करने हैं, इनके लिए हमें ये करना पड़ेगा, सर्विस सेक्टर में हमें ये करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग में हमें ये करना पड़ेगा। ये एक्सरसाइज तो आसान है, ये भी नहीं होती क्या यहाँ? देखिए, वो पहली बात जो मैंने आपसे कही थी वो वही दोबारा मैं करूंगा कि आप ये देखिए कि जो कौमी मुफाद है उसको आप कितनी स्पेस दे रहे हैं, जो आपका जाती मुफाद है उसको आप कितनी स्पेस दे रहे हैं। तो उसके साथ में एक और बात ऐड करूंगा, वो चीज जो है इसको हम अगर अपर लेवल से लेके बॉटम लेवल पर तक देखें, उसके दरमियान बड़ा स्पेस है, बहुत सारे लोग आते हैं। तो जब तक हम चीजों को ओन नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि हम आगे बढ़ पाएंगे। और अभी तक जो परेशानी हमें हो रही है वो यही हो रही है कि मेरी गवर्नमेंट है, मुझे 5 साल प्राइम मिनिस्टरशिप पूरी करनी है ताकि मैं कल को ये कह सकूं कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी की हिस्ट्री के अंदर मैं पहला प्राइम मिनिस्टर हूं पाकिस्तान का जिसने 5 साल पूरे किए हैं। फिर मेरा 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 फिर अगला ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और मुझे दूसरी दफा सदर बनना है, तो मुझे तारीख रकम करनी है, मुझे तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझे तारीख रकम करनी है, मुझे चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझे तारीख रकम करनी है। तो हमारी तो प्रायोरिटीज ये हैं। तो यहाँ तो कौमी मुफाद जो है या एक आम आदमी की जो वेलफेयर है उसकी तो बात ही नहीं हो रही। हाँ, जैसे मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, अब आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, NFC अवार्ड के मुतालिक बात हुई। अब का मुझे पता नहीं कि अभी करंट स्टेटस क्या है। उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी वर्किंग कमेटी हैं जिसमें मेंबर ही नहीं रखे अभी तक। अब आप मुझे बताएं, कोई छोटी चीज़ तो नहीं है NFC, ज़्यादातर बल्क ऑफ द बजट तो उसी के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आपका गरीब मुल्क है, लेकिन आप भी ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ की एलोकेशन करते हैं NFC के अंदर। तो आपके ख्याल से क्या ये एक बहुत बड़ा मसला नहीं है कि NFC की जो बुनियादी ज़रूरियात रिक्वायरमेंट वो भी पूरी नहीं हो रही? यानी वर्किंग कमेटी के लिए लोग नहीं मिल रहे। एक तरफ आप डॉक्टर मोहम्मद शहबाज बोल रहे हैं कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है सीनियर स्कॉलर्स के लिए, और दूसरी तरफ आप देखें कि NFC के अंदर जनाब कमेटियों में बंदों की तादाद पूरी नहीं हो रही। देखिए, और कमेटी जो होती है वो तो किसी मसले का हल नहीं होती, वो तो जब अपने काम नहीं करना होता, चलो अभी कमेटी बना दो, चलो ठीक है जी, मामले को मट्टी डल गई, बस ठीक है, मामला खत्म हो गया। वो तो मेरा नहीं ख्याल कोई सीरियस किस्म की कोशिश है। देखें, कमेटियां जब आप सीरियस होते हैं, जब आपने कमेटियां बनानी होती हैं, आपके अपने काम होते हैं, कमेटियां वर्किंग भी करती हैं, कमेटियां इफेक्टिव भी होती हैं और टाइम के ऊपर आप अपने जो टारगेट्स उनको अचीव भी कर लेते हैं। ये जो सारी बात कर रहे हैं, ये एक आम आदमी है जिसमें मैं शामिल हूँ, जिसमें आप शामिल है, जिसमें और मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी शामिल हैं। तो जब हमारे मफाद की बात होगी तो फिर इसी तरह कमेटियां बनाई जाएंगी ना। ये कमेटियों के अंदर वो लोग जो है तख्लीक किए जाएंगे, हाँ जी ठीक है, वो पैदा हो रहा है, बंदा भी पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद वो ठीक है जी, थोड़ा कैरियर को अपना ग्रोम करके हाँ जी फिर उसको हम कमेटी मेंबर बना लेंगे। ये तो बड़ी लंबी एक बहस है। लेकिन ओवरऑल मेरे भाई बात जो है वो वहीं से शुरू होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन कितने लोग कितने परसेंट करते हैं, तो फिर बात जो आगे बढ़ेगी आपकी। नहीं, लेकिन इसमें देखें ना, इतना ज़्यादा बोझ तो फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे मैं अभी आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी गुफ्तगू का हमने आगाज़ किया, हमने हाजिर खसारे की बात की, हमने कहा जनाब एक तरफ हम बात कर रहे थे कि हम सरप्लस में हैं, लेकिन अब हम फिर खसारे में आ गए और फिर कह रहे हैं कि जी अलार्म बेल बज गई, अलार्म बेल बज गई। तो ये अलार्म बेल तो बहुत अरसे से बज रही थी। इशू ये है कि हम एड्रेस करना नहीं चाह रहे थे सिचुएशन को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट लीव इट ऑन वन मिनिस्ट्री अलोन। अगर हम कहें कि जी फाइनेंस मिनिस्ट्री बाय इटसेल्फ विल सॉल्व दिस रादर सिंपलिस्टिक, देखें ये तो जो बाय द फेस ऑफ इट ये सिंपलिस्टिक इशू होता है नंबर्स का, कि नंबर्स का ये है, लेकिन इसके बैकग्राउंड पे तो पूरी मईशत है। पूरी मईशत को रिवैम्प एक मिनिस्ट्री तो नहीं कर सकती ना, उसके लिए तो फिर एक जिसे आप कहें कोलैबोरेटेड एफर्ट की जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो देखा कोलैबोरेशन किसने करनी है? कोलैबोरेशन प्राइम मिनिस्टर साहब ने करनी है, उनकी जो काबीना है उसने करनी है ना। तो मुझे बताइए, जब हमने तय किया था कि हमने FATF की लिस्ट से निकलना, देखा हम लिखने लगी हैं। जब हमने तय किया कि हमने इंडिया को नाको चने चुभवाने हैं तो हमने चुभवाए नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि यही मैं बात कर रहा हूँ कि जब सारे स्टेक होल्डर इकट्ठे होकर ये भी तय कर लेंगे ठीक है भी NF इज NF, अब आगे अगले 10 साल जो है हमने पाकिस्तान की जो सिचुएशन है ना रियल ग्राउंड पे उसको हमने चेंज करना है। नंबर जरा क्या है अली भाई, जितना मर्जी प्ले करते रहे, जितना मर्जी मैनिपुलेट करते रहे, बाद आप ये कहें जी पर कैपिटा इनकम जो है हमारा वो $20,000 हो गया, बट मैं बीइंग एन इकोनॉमिस्ट ये देखूंगा कि ग्राउंड रियलिटी के ऊपर वाकई वो $20,000 जो पर कैपिटा हुआ है वो मुझे चलता फिरता फिजिकली कहीं नजर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा।
पर कैपिटा इनकम जो हमारी वो $20,000 हो जाए, लेकिन मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन अपने पीक पे हो, मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट पीक के ऊपर हो, मुल्क के अंदर पॉवर्टी पीक के ऊपर हो, फिर मैं ये कहूंगा ना कि भाई साहब आप नंबर के साथ मैनिपुलेशन कर रहे हैं। रियलिटी में जो ग्रोथ है उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा। अच्छा, हम लोग इस बारे में बहस करते रहते हैं। इशू ये है कि जो स्टैट्स देने वाला इदारा है उसने हाउस होल्ड इकोनॉमिक सर्वे हमारे सामने पब्लिश कर दिया। पता नहीं आपकी नज़र से गुजरा, मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतना ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी डेटा कैसे हो सकता है। एक तरफ आप कह रहे हो कि पाकिस्तान खुशहाल है, आप पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेटिस्टिक होता है वो सेंसस होता है, सेंसस, इलाका जात, लोगों के मुतल्लिक जो बातें बताई जा रही हैं वो कुछ और है, और पैराडॉक्स ये क्रिएट हो रहा है कि आपका हाउस होल्ड इकोनॉमिक सर्वे कुछ और बता रहा है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाजरीन, फिर मैं वापस आता हूँ। और क्योंकि हमारे यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ, उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल है। एक था गुलाब जो हमने अपनी मईशत के ऊपर सजा रखा था कि हम लोग सरप्लस में, अब वो भी खसारे में चला गया। अब क्या करें। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अब हमें ज्वाइन करेंगे जनाब एहसन मेहनती साहब, जो कि मुल्क के मारूफ माशी और इक्तसादी तज्ज़ियाकार भी हैं, इसके साथ कैपिटल मार्केट्स और फाइनेंस की दुनिया का जाना माना नाम भी हैं। वेलकम करूंगा आपको एहसन मेहनती साहब। थैंक यू। एहसन मेहनती साहब, अब बात यह है कि एक ही तो चीज़ रह गई थी हमारे पास। जब कोई हमसे पासपोर्ट भी मांगता था हम उसे कहते थे देखो हमारा हाजिर जो खसारा है वो नहीं है, हम सरप्लस में, हम करंट अकाउंट सरप्लस में। तो अब वो भी मुझे बताया जा रहा है शोबा तहकीक की तरफ से कि वो ताज भी आपने हमसे छीन लिया। तो सर फिर अब क्या बोलेंगे हम, अब तो हमारे पास बचा कुछ नहीं कहने के लिए। इस बारे में कुछ तज्जिया दें। देखिए, बात आपकी सही है कि जो प्रॉब्लम ट्रेड डेफिसिट का है वो आई थिंक कि उसका जो मेन रीजन आपने भी चेक किया होगा वो हमारी एक्सपोर्ट का ना बढ़ना है। टू अनफॉर्चुनेट के जो हमारा जो मामलात हैं ट्रेड एक्टिविटी के वो इतने ज़्यादा मुस्बत नहीं हैं। लेकिन अगर आप हमारी रेमिटेंसेस देखें जो कि अब एक्सपेक्टेड हैं कि वो $41 बिलियन हो जाएंगी, जो एक्सपेक्टेशन है और जो फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से जो है जो प्रोजेक्शंस हैं, तो आई थिंक कि हमारा जो करंट अकाउंट सरप्लस है वो तो इस साल हमें इस रीजन के तहत भी मिल जाएगा कि जो हमारा जो ऑयल का बिल था वो तकरीबन $16 बिलियन की इंपोर्ट का था, जो कि ऑयल प्राइसेस के गिरने के बाद जो $130 से $60 पे आई थिंक कि वो जो बिल है वो अब तकरीबन $10 बिलियन से कम होगा। और आई थिंक कि ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से हम करंट अकाउंट सरप्लस देख पाएंगे ओवरऑल फुल ईयर के अंदर। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये कोई जो प्रॉपर तरीका है जो ट्रेड सरप्लस होता है, ये वो उस तरीके से हम करंट अकाउंट सरप्लस नहीं लाएंगे। लेकिन एक महीने का जो $200 मिलियन का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, आई थिंक कि ये स्टेबल है, कोई इतना नहीं अलार्मिंग चीज़ नहीं है आपके मुताबिक। जी बिल्कुल। तो आई थिंक कि ये कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं है, लेकिन कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, लेकिन ये कोई बहुत बुरी बात भी नहीं है कि ये अलार्मिंग कोई हम। लेकिन उसमें जो बात आपने बताई है कि जो बुरी वाली बात है वो ये है कि हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पाए। देखिए, टू अनफॉर्चुनेट कि हमारा जो टैक्सेस का जो निज़ाम है और फिर जो हमारी जो एनर्जी कॉस्ट है, ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट है, आई थिंक ये सारे जो है या इंडस्ट्रियलाइजेशन को आप देखें कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो इंडस्ट्रियल लैंड की हैं उसमें स्पेकुलेशन इतना ज्यादा है कि इंडस्ट्रीज नहीं है बट उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो गई है। तो आई थिंक कि इसको जो इसकी रोकथाम के लिए हमें थोड़ा सा जो है अकाउंटेबिलिटी को जो है वो उसकी तरफ फोकस करना चाहिए कि जिसने इंडस्ट्रियल लैंड लिया है वो इंडस्ट्री तो लगाए, तो वो इंडस्ट्री नहीं लगा रहा और जिसकी वजह से जो है हम उसके ऊपर जो है वो हम कोई पेनल्टी भी नहीं लगा रहे कि वो इंडस्ट्री नहीं लगा रहा। आई थिंक ये भी एक रीजन है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है वो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। ये बड़ा अहम नुक्ता आपकी तरफ से आया है। यहाँ पर मैं शामिल करूँगा डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब को भी। शहबाज साहब, मसला पता है क्या है कि हम लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में भी बात करते रहे, लेकिन मैंने बहुत दफ़ा एनालिसिस इसकी पढ़ी है, जिस तरह की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हम चाह रहे हैं वो ओवरनाइट हो नहीं सकती। एक तो हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना चाह रहे हैं
कि जनाब हम एडिबल ऑयल के अंदर कोई तरीका निकाल लें, लेकिन दैट कैन नॉट हैपन ओवरनाइट। इसके साथ साथ केमिकल्स की इंडस्ट्री नंबर 2 नंबर 3 पे आती है। केमिकल्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उसको भी ओवरनाइट चेंज नहीं किया जा सकता। मशीनरी एक दौर के अंदर सीपेक के दौर में बहुत ज़्यादा आई, हम मशीनरी मुकामी तौर पर इंडिजिनसली प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये भी ओवरनाइट नहीं हो सकता। इसके साथ साथ बहुत सारी एडिबल प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनकी शॉर्टेज है पाकिस्तान के अंदर, ओवरनाइट उनको कवर नहीं किया जा सकता। बेशुमार ऐसी चीज़ें इंक्लूसिव ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो कि हमारी एनर्जी के लिए यूज़ होते हैं, यही हमारे बड़े बड़े चंक्स हैं इंपोर्ट बिल के। तो प्लीज़ टेल अस कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन विल नॉट वर्क इन पाकिस्तान, स्पेशली इट विल नॉट वर्क ओवरनाइट। क्या कहते हैं आप? देखिए, बात ये है कि हमेशा जो इकोनॉमी की कैपेसिटी होती है ना, जिसको मैं आम लफ्ज़ों में पोटेंशियल भी कहता हूँ, उसको यूटिलाइज करने के लिए हमें एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जो इकोनॉमिक प्लान बनाना होता है। हमने क्या किया, पीछे 10 साल देख लें, 20 साल देख लें, पीछे 30 साल देख लें, आप कोई गवर्नमेंट देख लें कि उन्होंने क्या मुल्क की जो कैपेसिटी है, मुल्क के अंदर जो प्रोडक्शन, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या सबसे सेक्टर है, उस कैपेसिटी के ऊपर हमने उतना काम किया है जिस तरह से हम अपनी मर्जी के मुताबिक कैपेसिटी को यूटिलाइज करके अपने बेनिफिट्स को उठा सकते थे। हमने बिल्कुल नहीं किया। फिर दूसरी बात देखें, जैसे अभी एहसन साहब बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो देख लें, फिर आप जैसे पहले मैंने बात आपसे की इंटरेस्ट रेट है वो देख लें, फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इन्वेस्टमेंट का जो इन्वायरमेंट है क्या वाकई फेवरेबल है, जो हम किताबों में या हम डॉक्यूमेंट से बात करते हैं कि हमारा इंडेक्स जो है वो ऊपर जा रहा है, लेकिन रियलिटी में देखें, जैसे अभी एहसन ने बात की कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उस जोन तो बना दी है, वहाँ जमीनें भी खरीदी, लेकिन लोग जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। वो इन्वेस्टमेंट ना करने की वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे इन्वेस्टमेंट के मुतल्लिक या इंडस्ट्री के मुतल्लिक या एग्रीकल्चर के मुतल्लिक कोई ऐसी पॉलिसी है ही नहीं है कि जो फेवरेबल हो। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, तो मैं भी अगर मुझे लगे कि वाकई आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में या ओवरनाइट जो बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर जिसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो मैं भी उधर इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो सबसे पहले अपना जो प्रॉफिट है या जो इन्वेस्टमेंट वो करेगा उससे जो आउटपुट होगा उसकी सिक्योरिटी की बात करेगा। तो ये छोटे छोटे एलिमेंट जो हैं, जब तक आप इनको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो इन्वेस्टर जो है वो कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर या जो आपका सबसे सेक्टर है उसके अंदर। तो हमें जो सेंटीमेंट है इन्वेस्टर का उसको भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा, उसके बाद सारी बातें होंगी। ये भी बड़ा अहम नुक्ता आपकी तरफ से आया है। यहाँ पर एहसन मेहनती साहब, एक और मेरे जहन में उभरता सवाल था, वो ये है कि शिटॉक एक्सचेंज के मुतालिक लोगों की बड़ी ये हमेशा राय होती है कि आप आएँ तो मैं उसके बारे में बात ज़रूर करूँ। तो ज़रा कैपिटल मार्केट्स की परफॉर्मेंस पे भी ज़रा सी कोई बात हो जाए तो। जी देखिए, कैपिटल मार्केट्स परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी और मुस्बत हो गई जब आप देखें कि कुछ स्टेटमेंट्स डेवोस से भी आए, और आई थिंक कि जो ट्रम्प जो है वो अब चाह रहे हैं कि जो उनकी जो ग्रीनलैंड की स्ट्रेटजी है वो मिलकर नेटो के साथ जो है वो बनाई जाए। तो आई थिंक कि ग्लोबल मार्केट्स जो है वो मुस्बत हो गई उस सिचुएशन के बाद, और हमने देखा कि जो नेगेटिव एक्सपेक्टेशन थी कि कोई कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती ग्रीनलैंड के मुताबिक, तो आई थिंक कि वो एक अच्छी स्टेप ली गई और एक अच्छे अंदाज से जो है जो हमने देखा इससे पहले वेनेजुएला के अंदर जो अटेम्प्ट हुई थी, आई थिंक कि उससे अगर आप कंपेयर करें तो हमारी जियोपॉलिटिकल रिस्क जो थे वो कंपैरेटिवली कम हुए हैं। फिर ये पीस की जो एक्टिविटी है जिसके अंदर हमें पीस प्लान में इंगेज किया है, और उस बोर्ड के अंदर जो हमारी इंगेजमेंट है प्राइम मिनिस्टर साहब की, उसको काफी पॉजिटिव कैपिटल मार्केट्स ले रही हैं। बोर्ड ऑफ पीस जी। तो वो जो हमारी जो अप्रोच है वो हमारे पाक यूएस रिलेशंस के लिए काफी मुस्बत देखी जा रही है, और आई थिंक कि उसका एक रीजन है कि जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आने वाले वक्तों में IMF के साथ जो पाकिस्तान की रीनेगोशिएशन है और ऑफ दिस प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है, जिसमें टैक्सेशन के रिफॉर्म्स हैं और फिर रेशनलाइजेशन है जो हम कुछ सेक्टर्स में देख रहे हैं। टैक्स बहुत ज्यादा लग गया है कैपिटल मार्केट, अगर स्टॉक मार्केट में देखें तो जाहिर है इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट को इतना फीजिबल नहीं है हैवी टैक्सेशन के साथ। तो आई थिंक कि इसकी रीनेगोशिएशन पर स्पेकुलेशन है, अर्निंग सीजन भी काफी मुस्बत
देखा जा रहा है काफी कंपनीज में एक्विजिशन भी हो रही है, नया आईपीओज आ रहे हैं, इन्वेस्टर काफी मुस्बत देखते हैं ओवरऑल इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को। तो कैपिटल मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जो है अब दोबारा से जा रही है, 188,000 मोस्ट प्रॉब्ली क्रॉस करके फिर 2 लाख को टच करेगी। है ये आपने क्या कह दिया, यानी इतनी आपकी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। तो सर कहते हैं कि द हायर यू वो फिर द हार्डर यू, वो खैर इंग्लिश की कहावत है, छोड़ें ये तो। खैर हमने बड़े वक्त देखे, कहीं ऐसे ना हो सर किसी दिन बुरा वक्त आए तो सरमायाकारों को वक्त ही ना मिले, 2008 वाला सिलसिला हो जाए। खैर एनी 2009 वाला। खैर एनीवे यहाँ पर मैं शहबाज साहब की तरफ भी आऊँगा। शहबाज साहब देखें ना, आप इकॉनमी जैसी भी ख़राब हो, हमारी शिटॉक एक्सचेंज जो है वो तो ऊपर ही ऊपर जा रही है। देखिए मैं तो इस बात को इस तरह से लूंगा कि अगर मैनिपुलेशन बाकी हर जगह पे हो रही है तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी मैनिपुलेशन हो रही है। और दूसरी बात हम भूल जाते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है एक छोटा सा इंडिकेटर है इकोनॉमी का, तो हम सारी इकोनॉमी जो है उसको इसकी परफॉर्मेंस को देख के उसकी परफॉर्मेंस से कंपेयर नहीं कर सकते। जहां तक आपकी स्टॉक मार्केट की बात है, 2007 में आई वाज स्टूडेंट एट AERC, तो मुझे याद है कि उस वक्त आसफ स्क्वायर तो वहाँ दंगे चल रहे थे, आपका स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो आपको ऊपर जा रहा था। इसलिए मेरा तो इतना ही ज्यादा यकीन जो इस चीज के ऊपर नहीं है, क्योंकि मैं हूँ रियल टर्म्स के ऊपर बात करने वाला आदमी। तो देखिए मैं पहले भी आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर स्टॉक मार्केट के अंदर जो है 2 लाख क्रॉस कर जाता है, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ नेगेटिव है, आपका इंडस्ट्री का नेगेटिव है, तो मुझे बताएं कि वो जो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस है वो फिर कहाँ जा रही है। तो इस तरह से हमें चीजें जो है वो जारी बात है वो हर बंदा। मैंने ये बड़े मजे की बात आपने की है, इसका जवाब अभी लूंगा एहसन मेहनती साहब से फौरी। एहसन मेहनती साहब, बात ये कि हमारे फाजिल मेहमान शहबाज साहब वो इंटरनेशनल स्कॉलर भी हैं, उनका कहना ये है कि अगर आपके सेक्टोरल ग्रोथ जो है वो वीक है, यानी ये बात करें ब्रॉडर सेक्टर्स की, तो फिर स्टॉक एक्सचेंज कैसे दिखा रहा है ग्रोथ जब आपके ब्रॉडर सेक्टर्स की ग्रोथ नेगेटिव है या ना होने के बराबर है या बहुत कम है? जी देखिए, आई थिंक कि ये जो एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट होता है, अगर आप ये, क्योंकि अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखें तो आपके जो एसेट्स होते हैं उसकी डिवीजन होती है, यानी कि एक लैंड होता है, फिर आपके कैश फ्लोज होते हैं, उसको आप डिवाइड करते हैं, और फिर आपकी मशीनरी होती है। तो वो जो मशीनरी वाला पार्ट है, जाहिर है वो तो इतना ज्यादा हमने नहीं ग्लो करते हुए देखा, लेकिन अगर आप लैंड की प्राइसेस देखें तो उसमें एक एप्रिसिएशन है। और अगर आप देखें तो कैश फ्लोज इसलिए बेहतर हो जाते हैं कि आपने सूद वगैरह में जो है वो पैसे लगाए हुए होते हैं, सूद का रेट हाई है। तो कॉर्पोरेट जो इनकम है अगर आप देखें तो वो किसी एक एंगल में भी बढ़ सकती है, यानी कि आपकी ऑपरेशनल अर्निंग भी हो सकती है, आपके कैश फ्लोज की अर्निंग भी हो सकती है, और आपके एसेट की अर्निंग भी हो सकती है। आपका कहने का मतलब ये है कि फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से अगर ज्यादा पैसा आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के तो मुनाफा दिखा सकती है कंपनी, राइट? जी बिल्कुल। तो ये अगर हम बैंकिंग सेक्टर में देखें तो जाहिर है उसका लेन देन जो है वो बेहतर हो गया है। बॉन्ड यील्ड्स कम हो रही हैं, तो बॉन्ड यील्ड्स कम होती हैं तो बॉन्ड प्राइसेस बढ़ती हैं। तो आप हर एंगल से जो है कंपनी की अर्निंग को देखते हैं, और कभी कोई अर्निंग ज्यादा होती है यानी कि ऑपरेशनल अर्निंग, और कभी कोई अर्निंग। तो जिस तरह से हमने इकोनॉमिक वे के अंदर बात की थी कि पाकिस्तान के जो है फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं है और पाकिस्तान की रेमिटेंसेज आए हैं, तो हमने तो ओवरऑल देखना है कि मैच को जीतना है। तो मैच जो है वो जीत लेते हैं हम किसी और तरीके से। फॉर एग्जांपल हमारी एसेट प्राइसेस बढ़ जाती हैं, लैंड प्राइसेस बढ़ जाती हैं, उसकी रिवैल्यूएशन हो जाती है। ये बात बड़ी अहम की है आपने एहसन मेहनती साहब। यहाँ पर शहबाज साहब आपको समझ आई, ये उन्होंने गेम समझाई है। उन्होंने कहा गेम ऐसी है कि आपने अगर काम करके भी नहीं कमाया तो भी कोई मसला नहीं, कमाई आ रही है कहीं ना कहीं से, तो माननी पड़ेगी ना। देखो दिस इज आवर बेसिक ऑफ आवर सिस्टम। क्या कहते हैं आप?